समाजशास्त्र की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कि जैसा कि कल का जो लेक्चर था उसमें नातेदारी की संज्ञाओं के बारे में आपको जानकारी दी, और आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में नातेदारी की रीतियाँ। जैसा कि कल थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी, नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत रक्त और जो विवाह से संबंधित व्यक्ति हैं उनमें एक विशेष संबंध ही नहीं होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विशेष व्यवहारों और रीतियों का भी महत्व होता है। और इसी संदर्भ में आज जो पहला व्यवहार के सभी ढंगों को नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं, और जो इसमें पहली जो रीति है वो परिहार है। परिहार अथवा विमुक्ता एक विशेष रीति है जिसके द्वारा कुछ विशेष नातेदारों को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने से रोका जाता है। तो परिहार अथवा विमुक्ता एक विशेष रीति है जिसके द्वारा कुछ विशेष नातेदारों को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने से रोका जाता है। तो परिहार संबंधी रीतियां दो विशेष संबंधियों को इस बात का निर्देश देती हैं कि वे एक दूसरे से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया न करें, एक दूसरे से दूर रहें, जहाँ तक संभव हो एक दूसरे का नाम न लें अथवा उनसे बातचीत भी न करें। लोवी ने अपने अध्ययन में देखा, युकाधीर जो जनजाति है उसमें परिहार का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस जनजाति में बहू कभी भी अपने ससुर अथवा जेठ के चेहरे को नहीं देखती और न ही दामाद अपनी सास अथवा ससुर के चेहरे को देख सकता है। उन्हें यदि एक दूसरे के साथ बातचीत भी करनी होती है तो वो पहले ही पर्दा कर लेते हैं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर आप अपनी कम्युनिटी के बारे में भी देखते हैं तो उसमें भी कुछ इस प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नी, जो जेठ और बहू का जो संबंध होता है वो भी इसी प्रकार का परिहार संबंध होता है। तो ऐसे ही मामा और पत्नी, यानी कि एक पुरुष के मामा और उसकी पत्नी के बीच भी इस प्रकार के परिहार संबंध हमारे समाज में भी देखने को मिलते हैं। तो जनजातियों में इस प्रकार के परिहार संबंधों के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे अफ्रीका में जूलू जनजाति में सास और दामाद के पारस्परिक संबंध पर इस सीमा तक परिहार पाया जाता है कि यदि एक दामाद आकस्मिक रूप से अपनी सास को देख ले तो जो कुछ भी उसके मुंह में होता है उसे वो तुरंत थूक देता है। तो इस प्रकार के ये परिहार संबंध समाज में पाए जाते हैं। दूसरा है परिहास संबंध। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो परिहास संबंध है विभिन्न नातेदारों के बीच परिहार से बिल्कुल भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक अथवा व्यंग। इसका तात्पर्य यह है कि नातेदारी व्यवस्था में कुछ स्वजन ऐसे होते हैं जिनके बीच घनिष्ठता के संबंधों को स्वीकार किया जाता है और उन्हें एक दूसरे से हंसी मजाक करने अथवा काफ़ी सीमा तक स्वतंत्र व्यवहार करने की अनुमति दी जाती है। परिहास संबंध को ब्राउन ने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि परिहास संबंध दो व्यक्तियों के बीच
पाया जाने वाला वह संबंध है जिसमें एक पक्ष को प्रथा द्वारा यह छूट रहती है और कभी कभी उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे या उससे हंसी मजाक करे, लेकिन दूसरा पक्ष उसका कुछ भी बुरा न माने। इसका तात्पर्य यह है कि जो नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी, मामा भांजा, दादी पोता तथा चाचा भतीजा आदि अनेक ऐसे संबंध हैं जिनमें हंसी मजाक के संबंधों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से जो तीसरी रीति है वो है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन नातेदारी व्यवस्था से संबंधित एक विशेष रीति है जो वास्तव में परिहास का ही एक विशेष स्वरूप है। इसके अनुसार एक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपने कुछ संबंधियों को संबोधित करने अथवा पुकारने के लिए उनका नाम न ले बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसे संबोधित करे। तो जनजातियों में माध्यमिक संबोधन जैसी रीतियों के प्रचलन को सर्वप्रथम टाइलर ने ज्ञात करके मानव शास्त्रीय विवेचन में इसका प्रयोग आरंभ किया। इसके बाद अनेक देशों में जो जनजातियों से संबंधित अध्ययन हुए तो उन अध्ययनों में भी जो माध्यमिक संबोधन की रीति है इसका काफ़ी प्रचलन रहा। भारत की अनेक जनजातियों में कुछ विशेष संबंधियों को संबोधित करने के लिए तरह तरह के माध्यमिक संबोधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी ग्रामीण संस्कृति भी कुछ जनजाति विशेषताओं से प्रभावित होती है, इसलिए ग्रामीण समुदाय में भी आज भी पत्नी के लिए अपने पति का नाम लेना अथवा विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति के परिवार के बड़े लोगों के नाम का उच्चारण करना भी वर्जित होता है। जैसे थारू जनजाति में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से उच्च होने के बाद भी स्त्रियां अपने पति, सास, ससुर, जेठ अथवा अधिक आय के अन्य नातेदारों का नाम उच्चारण नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से अनेक जनजातियों में माध्यमिक संबोधन की रीति देखने को मिलती है। अगला है मातुलेय। जो जनजातीय समाजों में मातुलेय नातेदारी की एक विशेष रीति है जिसका संबंध मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से होता है। यह रीति एक ऐसे प्रचलन को स्पष्ट करती है जिसमें बच्चों का अपने पिता की अपेक्षा मामा से अधिक संबंध होता है। जो ये मातुलेय है उसमें बच्चों का अपने पिता की अपेक्षा मामा से अधिक संबंध होता है। और जिन समाजों में मातुलेय का प्रचलन है वहाँ बच्चों से यह आशा की जाती है कि वो पिता अथवा किसी भी दूसरे नातेदार की तुलना में अपने मामा का सबसे अधिक आदर करें, मामा के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायित्व को पूरा करें और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मामा की अनुमति के बिना न करें। तो ये मातुलेय जो ये मातुलेय जनजातियों में इस प्रकार की रीति काफ़ी देखने को मिलती है। और इस रीति के अंतर्गत पारिवारिक विषय में मामा के अधिकार को ही प्रमुखता दी जाती है। मामा से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने भांजे को ही अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाए तथा उसे सभी प्रकार का प्रशिक्षण भी दे। अगली जो रीति है वो है पितृभगिनी अधिकार। जिस प्रकार मातृसत्तात्मक परिवार में मामा का विशेष अधिकार होता है उसी प्रकार अनेक पितृसत्तात्मक परिवारों में बुआ अथवा पिता की बहन को विशेष महत्व और अधिकार देने का प्रचलन पाया जाता है और इस रीति को पितृभगिनी अधिकार कहा जाता है। और इसी संबंध में डॉक्टर रिवर्स ने जो अध्ययन किया तो जिसमें उन्होंने देखा कि जनजातियों में इस रीति का प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी बुआ की संपत्ति का, जैसे वैक्स द्वीप में एक व्यक्ति अपनी माँ की अपेक्षा बुआ का कहीं ज़्यादा आदर करता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी बुआ की संपत्ति का इच्छा के अनुसार उपयोग करने की भी पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है। और जो बुआ है
बुआ को ही अपने भाई की संतानों के लिए जीवन साथी का चुनाव करने का भी अधिकार दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की अनेक जनजातियों में बच्चे बहुत कम आयु से ही अपनी बुआ के साथ रहना आरंभ कर देते हैं और वहीं उन्हें अपनी संस्कृति का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से भारत की जो टोडा जनजाति है में बच्चे का नामकरण करना बुआ का ही अधिकार होता है। इसके बाद जो अंतिम रीति है वो है सह प्रसविता या सहकष्टी। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नातेदारी व्यवस्था से संबंधित जो सहकष्टी एक विशेष रीति है जिसका संबंध गर्भकाल तथा प्रसव के समय से है। जो सहकष्टी या सहकष्टिता से मिलती जुलती रीतियां अनेक जनजातियों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे खासी जनजाति में यह बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस रीति के अनुसार पत्नी के गर्भकाल तथा प्रसव के समय पति को उन सभी कष्टों का प्रदर्शन करना पड़ता है जैसे कष्ट उस अवधि में उसकी पत्नी महसूस करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पति को भी अपनी गर्भवती पत्नी के समान ही भोजन करना होता है और कष्ट अनुभव करने पड़ते हैं तथा उन सभी निषेधों के अंतर्गत रहना पड़ता है जिसकी एक गर्भवती स्त्री से आशा की जाती है। तो ये जो सहकष्टी जो रीति है, इस रीति के अनुसार एक पति को भी अपनी पत्नी के समान उसके गर्भावस्था में जो जो निषेध उसके द्वारा पत्नी के द्वारा किए जाते हैं वो सब निषेध उसके पति को भी करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये सहप्रसविता या सहकष्टी एक रीति है। तो इन जो आपको 6 रीतियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा की गई थी, तो इसमें परिहार एक तरफ से प्रतिबंध और दूसरा परिहास, मजाक या हंसी मजाक जिसको हम कह सकते हैं। तीसरा जो माध्यमिक संबोधन है, नाम लिए बगैर उनको संबोधित करना। और मातुलेय, इसमें पिता की अपेक्षा मामा को ज़्यादा महत्व देना। और पितृभग्नी अधिकार, माँ की अपेक्षा बुआ को ज़्यादा महत्व देना। और अंतिम जो सहप्रसविता या सहकष्टी है, सहकष्टी में एक पति के द्वारा पत्नी के प्रसव काल के दौरान जो भी निषेधों का पालन किया जाता है, उन निषेधों का पालन उसके पति को भी करना होता है, जो एक गर्भवती उस पत्नी के द्वारा ये निषेधों का पालन किया जाता है। तो ये कुछ नातेदारी की रीतियां थी। और नेक्स्ट जो इसका अंतिम होगा वो नातेदारी का सामाजिक महत्व, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट डे में बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।